अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब लोग। ओके, आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली है क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के बारे में। लेक्चर नंबर 16 है ये। ठीक है, लेक्चर नंबर 16 है ये, और इसमें हम लोग बेसिकली आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 11 क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली मूव कर रहे हैं एसपीएसएस की तरफ। एसपीएसएस प्रैक्टिकल्स का जो है वो आपको जब तक सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं होता या उसका क्रैक वर्जन अवेलेबल नहीं होता तब तक के लिए हम जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका, क्योंकि आपको मे बी फाइनल टर्म में एक न्यूमेरिकल आ जाए और कहा जाए इसको आप रन करें, इसका एनालिसिस को इंटरप्रेट करें, लेकिन दूसरी ऑप्शन ये है कि आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ना हो कि आप प्रैक्टिकल कर लें और जब आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए और आपके पास राइट अप करने के लिए तब मटेरियल ना हो। ठीक है, तो उसके लिए उस चीज़ को समझने के लिए कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस कहीं से भी आ जाता है तो आप इस कैपेबल हो कि आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर लो, तो ये ज़रूरी है कि साथ हम थ्योरी को भी जो है वो स्टडी करें। ठीक है, इंशाल्लाह हम आपका जो सॉफ्टवेयर का मसला है वो यूनिवर्सिटी से डिस्कस करके वो भी आपका सॉल्व कर दिया जाएगा किसी भी तरह से। अगर मुझे यूएसपी के अंदर डाल के अवेलेबल करना पड़ा या कुछ अदर सोर्स जिस तरह से इजीली कन्वीनियंट हुआ तो हम वो जो है वो कर देंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 क्वांटिटेटिव लेवल ऑफ मेजर्स की अगर हम बात करें, स्टार्ट हम लोग करते हैं। तो मेजरमेंट में हमने पढ़े थे स्केल्स के बारे में। हमने 4 स्केल्स के बारे में पढ़ा था, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो स्केल। लेवल ऑफ मेजरमेंट में पहला जो वेरिएबल एट्रीब्यूट है, इसमें आप देखें द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज दैट डिस्क्राइब अ वेरिएबल्स। वेरिएबल एट्रीब्यूट्स मतलब क्या है, ऐसी खसूसियात, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करती हैं क्वालिटीज को वेरिएबल की। वेरिएबल एट्रीब्यूट्स कैन बी डिफाइंड एट 4 डिफरेंट लेवल ऑफ मेजरमेंट। वेरिएबल एट्रीब्यूट्स को हम लोग 4 डिफरेंट लेवल्स पे 4 डिफरेंट लेवल पे मेजर कर सकते हैं। और डिफरेंस लेवल पे मेजरमेंट स्केल जो गिवन है रिसर्च की तरफ से वो है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। नॉमिनल मेजरमेंट जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, इसको हम लोग अगर एमसीक्यूज पे आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए द लोएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट क्या है। नॉमिनल मेजरमेंट एट्रीब्यूट्स और रिस्पांस कैटेगरी ऑफ वेरिएबल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस हैव सम रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, ordinals means second highest level of measurement. Attribute or response categories or a variable may be mutually exclusive and rank order। ठीक है, उनका रिलेशनशिप भी हो और उनका आपस में कोई ऑर्डर भी हो, रैंक ऑर्डर, स्पेसिफिक ऑर्डर हो। ठीक है, जिसको हम चेंज ना कर सके। थर्ड वन है इंटरनल measurement. Internal measurement means third highest level of measurement. Attribute or response categories or a variable are mutually exclusive, rank order, equally distance from each other। ठीक है, इसमें आप देखें थर्ड इंटरवल, थर्ड मेजरमेंट की बात हो रही है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर की बात हो रही है। उसके बाद रेशियो मेजरमेंट, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। रेशियो मैनेजमेंट मेजरमेंट का मतलब क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। एट्रीब्यूट्स और रिस्पांस कैटेगरीज और अ वेरिएबल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, रैंक ऑर्डर, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड द बेस्ड ऑन अ ट्रू जीरो वैल्यू। ठीक है, अब चारों के चारों जो खसूसियात हैं वो मेजरमेंट की इसके अंदर आ गई हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है बेसिक आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, अब रिसर्च से क्या है, यहाँ से बेसिकली हम समझने की जरूरत है। पीछे वाले जो स्केल है वो ऑलमोस्ट हम 3 लेक्चर्स में वक्तन फरोख्तन डिस्कस करते आ रहे हैं, जिससे इस टॉपिक के साथ उसका लिंक होता था। कंप्यूटर एप्लीकेशन, वेरिएबल मस्ट बी कोटेड। ठीक है, मीन्स टू से मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है मैंने उसका नाम लिख दिया डीवी। ठीक है, या मेरा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है एम्प्लॉय टर्नओवर।
तो मैंने उसको एम्प्लॉइज का फर्स्ट कैपिटल वर्ड ई एंड टर्नओवर का फर्स्ट कैपिटल वर्ड टी, ई टी के नाम से वेरिएबल को कोड कर लिया। असाइन द डिस्टेंस वैल्यू और डाटा टू बी प्रोसीड बाय द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, एम्प्लॉइज टर्नओवर का जितना भी डाटा मेरे पास गिवन है उसको मैं वर्टिकली एक्सेल में एंटर कर लूँगी। These researchers must know the level of measurement for each variable to determine which statistical test to use. Okay? उसके बाद क्या करना है, जो रिसर्चर है उसको पता होता है कि मेजरमेंट के किस लेवल को यूज करना है और हमने स्टैटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करने हैं। इट डिपेंड्स, अगर हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो जो है वो 2 हैं, तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर 3 है तो कौन सा लगाएंगे। अगर जो हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैटेगोरिकल है, ठीक है, उसकी कैटेगरीज है। ठीक है, 2 फॉर एग्जांपल डिपेंडेंट वेरिएबल है जेंडर, तो जेंडर में मेल भी है फीमेल भी है। इस तरह का होगा तो हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट लगाएंगे, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगाएंगे। ये रिसर्चर को पता होता है, तो ये आपको पता कैसे चलेगा, जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिकल करवाती जाऊंगी आपको आइडिया होता जाएगा। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल हैं तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे, 3 वेरिएबल्स हैं तो कौन सा टेस्ट लगाएंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, सबसे पहले किसी भी रिसर्च में जो आप काम करते हैं, ठीक है, जो सबसे पहला टेस्ट आप लगाते हैं वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं कि जो आपका वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट है, जो उसका पोर्ट्रेट है, नज़र जो वो आता है, हाउ द पर्टिकुलर वेरिएबल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सैंपल और पॉपुलेशन। उसकी सैंपल साइज देखते हैं, उसकी टोटल पॉपुलेशन देखते हैं और उसका सैंपल साइज देखते हैं, मीन देखते हैं, उसका मीडियन देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप उसमें देखते हैं कि मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी कितनी उसमें चेंज आ रहा है। ठीक है, वहां से आपको जब ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टेस्ट लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन सी चीज मिसिंग है, कौन सी। फॉर एग्जांपल हम रैंडमली जब डाटा एंटर कर रहे होते हैं ना बाज़ दफ़ा क्वेश्चन का, तो कुछ वैल्यूज स्किप हो जाती है। जब डाटा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कौन सी वैल्यू स्किप कर दी गई है। तो जब हम ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट लगाते हैं तो ये सेंट्रल टेंडेंसी के जरिए से बता देता है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है, सैंपल इतना है। वहाँ से आपको पता चल जाता है, कोई वैल्यू मिस हो तो आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसमें बेसिकली आप देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरह की आगे मजीद कैटेगराइज की जाती है, मीन, मीडियन एंड मोड। जो फर्दर है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, उसको हम नहीं लेंगे। उसके बाद वेरिएबिलिटी में स्क्यूनेस, कर्टोसिस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, वेरिएंस, दिस एंड दैट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें स्टार्टिंग में फर्स्ट में, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप स्टैट में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, टैली बार के जरिए से फ्रीक्वेंसी को बनाना, ठीक है, टेबल की फॉर्म में। जब किसी भी रिप्रेजेंटेशन को आप जो है किसी भी डाटा को टेबल की फॉर्म में जो है वो ड्रा करते हैं, अरेंज करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अकाउंटिंग ऑफ द अकरेंस ऑफ ईच रिस्पॉन्स वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच कैन बी प्रेजेंटेड इन टेबल फॉर्म और ग्राफिक फॉर्म, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की फॉर्म में करें या आप टेबल की फॉर्म में करें। आपने स्टार्ट में पढ़ा होगा, एक बेल शेप की एक डायग्राम होती है, उसमें लेफ्ट साइड पे मीन, मीडियन, मोड लिखा होता है। उसमें उनके दरमियान में रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है, मीन इज ग्रेटर, मोड इज ग्रेटर देन मीन, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन। ठीक है ना, तो वो बेसिकली किस चीज़ का रिलेशनशिप होता है, वो बेसिकली बता रहा होता है रिलेशनशिप किसके दरमियान में, सेंट्रल टेंडेंसी के दरमियान में। जब आप किसी टेबल को, किसी वैल्यूज को टेबल की फॉर्म में लिखते हैं तो उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो हमें पता है 3 तरह के मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं। द वैल्यू दैट रिप्रेजेंट द टिपिकल और एवरेज स्कोर इन अ सैंपल और प्रोडक्ट पॉपुलेशंस। ठीक है, कहते हैं कोई भी एवरेज स्कोर जो कि रिप्रेजेंट करता है सैंपल को या पॉपुलेशंस को, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। आप देखा जाए तो ये बहुत अहम एलिमेंट होता है किसका, सेंट्रल किसका बहुत अहम एलिमेंट होता है, ये अहम एलिमेंट होता है कोई भी डाटा जिसको आप जिस पे आप एनालिसिस लगा रहे हो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का, तो उसको मेजर करने के लिए। बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं सेंट्रल टेंडेंसी की, मोड, मीडियन एंड मीन। ठीक है, नॉर्मल कर्व की बात करें हम लोग, बेल शेप जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी, a bell shaped frequency polygon in which the mean, median and mode represent the average equally। ठीक है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड बेल शेप होगी तो आप कह सकते हैं कि जो मीन, मीडियन, मोड है वो तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। मोड क्या है, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं द स्कोर और रिस्पांस वैल्यू दैट अकर मोस्ट ऑफन। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा, आपको
पता चलेगा कि जो मैंने आपसे कहा था कि बाज़ दफ़ा आप क्वेश्चन फिल करवा रहे होते हैं, तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स जब फॉर एग्जाम्पल करवाते हैं तो वो ओवर बर्डन करते हैं, उसको ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। उनके लिए तो ये वेटेज नहीं लगता क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। तो क्या होता है, एक बच्चे ने क्वेश्चन फिल किया, उसको देखा देखा उसके साथ चले आप क्या इसका आंसर लगाया बगैर पढ़े आपने टिक लगा दिया, या अपने फ्रेंड को दे दिया चलो अपना लगाओगे मेरा भी लगा देना। क्या इस तरह से जब आप ग्रुपिंग भी कर रहे होते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा रेपिटेशंस ऑफ वैल्यूज बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो उससे होते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो होती है इन सैंपल पॉपुलेशन को बताती है उसमें कहाँ पे वैल्यूज बहुत ज़्यादा हाई है, मीन क्या है, मोड क्या है, और जो पॉपुलेशन और सैंपल साइज है वो क्या है। मिनिमम लेवल ऑफ मेजरमेंट इज नॉमिनल, ठीक है। अगर मिनिमम लेवल की मेजरमेंट हम लोग करना चाहें तो उसके लिए हम कौन सा स्केल यूज करते हैं, नॉमिनल, ठीक है। मीडियन क्या है, ठीक है, द स्कोर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू दैट डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल हिस्से, जिसको मतलब एक डाटा को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। हमने इसका फार्मूला भी पढ़ा हुआ है n+1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। मिनिमल लेवल ऑफ मेजरमेंट इज ऑर्डिनल। मीन में आप देखें, आप मोड में देखें तो जो मिनिमल लेवल ऑफ मेजरमेंट है मोड की वो क्या होती है, नॉमिनल, और मीडियन की क्या होती है, ऑर्डिनल, ठीक है। मीन्स टू से दो इक्वल की बात हो रही है, ठीक है। या टेल होगा या हेड होगा, उसको आप ऑर्डर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मीन की, कैलकुलेटिंग द समिंग इंडिविजुअल स्कोर एंड डिवाइडेड द टोटल नंबर ऑफ स्कोर, अगर आप सबके साथ जो इंडिविजुअल का स्कोर है उसको ऐड करें और टोटल नंबर ऑफ स्कोर पे डिवाइड कर दें तो हम देंगे मीन। द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, सबसे पेचीदा किस्म की जो मेजरमेंट होती है वो होती है सेंट्रल टेंडेंसी, मींस मीन की। मिनिमम लेवल ऑफ मेजरमेंट जो मीन का होता है वो होता है इंटरवल, मींस टू से गैप। सेंट्रल वैल्यू अगर आप पकड़ लें, अगर आप सब सम ऑफ वैल्यूज को नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड नहीं करते, आप जस्ट चाह रहे हैं कि आप मीन को आइडेंटिफाई करें, तो मैंने आपको जो इंटरवल स्केल बताया था, जो आपको मैंने लास्ट आई थिंक 14 लेक्चर्स में बताया होगा, एक डायग्राम दिखाई थी आपको मैंने, ठीक है। उसमें क्या था, 10 वैल्यूज होती थी, फर्स्ट वन लोएस्ट थी और 10 वन हाईएस्ट थी, और जो सेंटर वाली वैल्यू थी उसको मैंने मीन का नाम दिया था। इसी तरह से जो मीन है ना, मीन जो आती है वो जो मेजरमेंट स्केल उसके लिए यूज होता है वो होता है इंटरवल, ठीक है। उसके बाद मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएंस का मतलब होता है चेंज, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने कहा आपका जो पॉइंट है फॉर एग्जांपल मीन है वो है 50, जैसे ही मीन 50 से अबव वैल्यू जो होगी वो बढ़ेगी, ठीक है। आपका सैंपल साइज अगर 50 है तो 50 से जैसे ही वैल्यू अबव होगी फौरन से आपको इंडिकेशन दे देगा ये टेबल, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल बनाया है आपने, इसमें वो बता देगा कि आपका वेरिएंस कितना है, इसमें आपको बता देगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ठीक है। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू में वेरिएशन किस वजह से, किस पॉइंट पे, किस क्वेश्चन की वजह से आ रहा है, ठीक है। और वैल्यू or values that indicated how widely scores are distributed in a sample or population a measure of dispersion, ठीक है। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे मेजर ऑफ डिस्पर्जन। टू मेजर टू टाइप्स ऑफ कॉमन, जो उसकी कॉमन टाइप्स हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन की, वो बेसिकली हैं रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस, ओके। मैं आपको एक यहीं से, अभी हम लोग डाटा एंट्री करना मैंने आपको नहीं बताया, बट मैं आपसे सॉफ्टवेयर का लिंक शेयर करना चाहूँगी, SPSS दिस वन। वन सेकंड प्लीज, ये देखिए ये कुछ लेआउट है SPSS का, लिखा हुआ IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स डाटा एंट्री, ठीक है। ये कुछ लेआउट है, इसमें आप बेसिकली क्या करते हैं, डाटा एंट्री करते हैं अपने वेरिएबल का, टाइप्स में क्या लिखते हैं, विड्थ में, डेसिमल में, लेवल में। ये जब मैं आपको प्रैक्टिकली नेक्स्ट लेक्चर्स में आई थिंक 17 या 18 में करना बताऊंगी, तो फिर मैं आपको वैल्यू एंटर करके एनालिसिस को रन करना बताऊंगी। अभी बेसिकली हम लोग डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से हम लोग एक वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। हम एनालाइज में जाते हैं, सेकंड ऑप्शन आपको नजर आ रही है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, इसमें आप क्लिक करते हैं डिस्क्रिप्टिव्स पे या फ्रीक्वेंसी पे। अगर डिस्क्रिप्टिव्स पे क्लिक करते हैं आप, तो आप देखें यहाँ पे तो फिलहाल कह रहे हैं आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है। आप डिस्क्रिप्टिव में जाएं, फ्रीक्वेंसी में जाएं, और फ्रीक्वेंसी में अगेन वो कह रहे हैं आपके पास डाटा अवेलेबल नहीं है, ठीक है।
तो मीन्स टू से आप इस तरह से उसमें जाते हैं और आपके पास मीन की वैल्यू और मुख्तलिफ किस्म की जो वैल्यूज हैं उसका डाटा आ जाता है। ठीक है, तो अभी जो है ये सॉफ्टवेयर का मैंने सिर्फ आपको ओवरलुक बताया है। यहाँ पे जब आप डाटा एंटर कर लेते हैं, नेम फॉर एग्जांपल आपने 5 वेरिएबल एंटर कर लिए, डाटा व्यू में जब जाएंगे तो 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ ऊपर आपको 5 वेरिएबल के नेम नजर आएंगे। उस एक वेरिएबल से रिलेटेड फॉर एग्जांपल सैलरी का डाटा एंटर किया है, तो सैलरी का जितना डाटा आपने जितने मर्जी ईयर में किया होगा वो डाटा नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट आप नेक्स्ट करेंगे, जो जो आप डाटा एंटर करना चाहेंगे वो नीचे नीचे आता जाएगा। ठीक है, अब हम वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स पे। ये चीज़ आपको मैं सिर्फ बताऊंगी तब जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे होंगे। आई थिंक दिस वन। ओके, अब जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है वो बेसिकली उसकी दो टाइप्स होती हैं, टू कॉमन टाइप्स, एक होती है रेंज और एक होती है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब रेंज के बारे में अगर आप देखें तो रेंज का कंसेप्ट जो है उसके नाम से क्लियर है। रेंज बिटवीन के हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के दरमियान में अगर डिफरेंस ले लेना तो वो कहलाता है रेंज। आपने डाटा कलेक्शन की सैलरीज की, सैलरीज की फॉर एग्जांपल हाईएस्ट वैल्यू है 3000 और लोएस्ट वैल्यू है 900, तो 3000 में से 900 को माइनस कर दें तो वो कहलाता है रेंज। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द मीन पॉइंट सैंपल साइज से जो अबव वैल्यू होती है, तो टारगेट वैल्यू से जो वैल्यू वेरिएट करती है वो बेसिकली क्या कहती है? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज है क्या? द डिस्टेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मैंने अभी आपको बताया 3000 में से माइनस करें अगर आप 900 तो आपके पास रेंज आ जाएगी। द लार्जर द रेंज, जितनी ज़्यादा रेंज होगी, द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ वेरिएशन, इट मीन्स वेरिएशन उतनी ही ज़्यादा आती है। ऑफ अ स्कोर इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएशन का मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है आपके डाटा के अंदर, वेरिएशन क्यों आ रही है, स्कैटर्ड डाटा प्लॉटिंग में इतना क्यों डिफरेंस है। इसका क्या मतलब है? हम ये रेंज और जो ये डिस्पर्जन है, ये वेरिएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों निकालते हैं? देखिए, एक स्टूडेंट है वो क्वेश्चन है फिल कर रहा है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनाया, वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल वेरिएबल है आपके 5, एक आपका डिपेंडेंट है, बाकी 4 इंडिपेंडेंट है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल के भी 5 क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के भी सेपरेटली 5 क्वेश्चन, टोटल वेरिएबल आपके 5 हुए। ठीक है, डिपेंडेंट को इंक्लूड करके 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, इट मीन्स 25% होगा। एक स्टूडेंट को आपने पेपर दिया, वो पेपर सॉल्व कर रहा है, आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब वो जब आपको क्वेश्चन है आपका फिल करके दे रहा होगा, स्टार्टिंग में वो बहुत इंटरेस्ट के साथ ध्यान से पढ़ता है और उसको सॉल्व करता है। पहले 6-7 क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद फिर उसको उसका दिल नहीं करता मजीद आगे पढ़ने को, या उसका इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं होता, वो साथ जो स्टूडेंट बैठा होता है उसके क्वेश्चन के आंसर देखता है और अपने क्वेश्चन फिल कर लेता है। उससे क्या होगा कि उससे ये चीज़ हमें सामने आएगी कि अमाउंट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ रही है। डिस्पर्जन रेंज वाला हम लोग इसीलिए निकालते हैं कि रैंडमली आंसर ठीक आते आते इतना वेरिएट क्यों कर गया। स्टार्टिंग में आप एक क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं, मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, क्या मोबाइल फ़ोन जो है उसका यूज़ अच्छा है, क्या मोबाइल फ़ोन यूज़ अच्छा है, तो मीन्स आप नहीं करें स्ट्रॉन्गली एग्री। आगे क्वेश्चन पूछा गया, क्या जनरेशन जो है न्यू जनरेशन है उसके लिए मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने से बहुत से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं न्यू जनरेशन। तो देखा जाए तो क्वेश्चन के टर्मिनोलॉजीज मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है। वहाँ पे आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, वहाँ पे आप कह रहे थे स्ट्रॉन्गली एग्री, वहाँ पे आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। मीन्स टू से वेरिएशन इन द स्कोर, स्कोर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। वहीं पे आपको क्लिक हो जाता है, इट मीन्स क्वेश्चन है फिलअप किए गए हैं, वो ध्यान से फिलअप नहीं किए गए, तो वेरिएशन एक इशू है डाटा के अंदर। ठीक है, ये इसीलिए आप करते हैं। मिनिमम लेवल ऑफ मेजरमेंट इज ऑर्डिनल। ठीक है, अब यहाँ की जो बात रेंज की करें, रेंज हो गया, और हमने और किसकी बात की ऊपर, हमने 2 पॉइंट्स पे कहा मीडियन पे। मीडियन और रेंज बेसिकली क्या है, दोनों के लिए ऑर्डिनल। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस दोनों सेम चीज़ें हैं, ऑलमोस्ट मिलती जुलती हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है उसका वेरिएंस का अगर हम स्केल रूट ले लें तो फिर बहुत या मैथमेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू दैट इंडिकेटेड द डिग्री टू विच स्कोर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्कैटर्ड और डिस्पर्स्ड अबाउट द मीन। जो मीन पॉइंट है, एक एक वेरिएबल से मीन पॉइंट बिल्कुल ठीक है, जब वो उस पॉइंट से वेरिएट करेगा, बढ़ जाएगा,
तो आपको फौरन से इंडिकेट हो जाएगा कि जो क्वेश्चन है जिसने फिल किया है, जो हमारा रिस्पॉन्डेंट है, उसने क्वेश्चन जो है वो ध्यान से फिल अप नहीं किया। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन डिफाइन द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉर्मल कर्व। ठीक है, नॉर्मल कर्व क्या है? मीन, मीडियन एंड मोड क्या हो? इक्वल हो। जब मीन, मीडियन एंड मोड के आंसर में वेरिएशन आती है फौरन से क्लियर हो जाता है। बेसिकली जो फर्स्ट हम लोग करते हैं एनालिसिस, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते ही इसलिए हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशंस और मीन, मीडियन मोड में वहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्लियर हो जाता है सबसे पहले कि हमारे जो रिजल्ट है वो ठीक आ सकते हैं या नहीं। उसके बाद है इंटरनल स्टैटिस्टिक्स। इंटरनल स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली अब मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप देखते हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। इसको जरा आप ध्यान से समझिएगा। Make it possible to study a sample and infer the findings of that study to the population from which the sample was randomly drawn based on chance or probability of error. Okay? आपने आपने एक रिजल्ट के लिए आपने कमांड दे दी, जिस तरह से आप एनालिसिस में गए, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में गए और आपने एक कमांड दे दी डिस्क्रिप्शन के लिए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फॉर्मली एक्सेप्टेड। ठीक है, अगर आपका जो हाइपोथेसिस है आपने सारा कुछ रन किया, जो एंड में आपकी वैल्यू आती है सिग्निफिकेंस की, ठीक है, रिजल्ट की सिग्निफिकेंस की वैल्यू कैसे आती है मैं आपको यहीं से बताऊंगी, बट इसको इस बात को फिलहाल आप माइंड में रखेंगे कि एक्सेप्टेबल लेवल तब होगा कि जो आपकी पी की वैल्यू है ना वो लेस देन 0.01 हो या लेस देन 0.05 हो। अगर 0.6 हो गई है इस इट मीन्स आपका जो लेवल ऑफ चांस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। लेवल ऑफ चांस एक्सेप्टेबल ही तब होगा जब जो आपकी पी सिग्निफिकेंट की जो वैल्यू है वो होगी 0.05 से कम। Statistics that determine associations. Statistics that determine whether or not a relationship exists between the two variables. ठीक है, काई स्केयर एंड कोरिलेशंस, ये दो जो हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ये बताने के लिए करते हैं कि जो हमने दो वेरिएबल लिए हैं, फॉर एग्जांपल आप इंडिपेंडेंट हैं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आप डिपेंडेंट है, ठीक है, तो क्या आपके और मेरे दरमियान में कोई कोरिलेशन है, कोई रिलेशनशिप पाया जाता है? बिल्कुल, टीचर एंड स्टूडेंट का रिलेशनशिप है। ठीक है, मुझ में चेंजिंग्स अगर आएंगी तो ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट आपके ऊपर होगा। ठीक है, इट मीन्स इस चीज को मेजर किया जाता है सॉफ्टवेयर के जरिए से। द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल को वेरी विद द वैल्यू ऑफ अनदर वैल्यू, क्या उनका एक ही वेरिएबल की वेरी होने से दूसरा वेरिएबल वेरी होता है, एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में चेंज आता है। इसको हम बेसिकली हम लोग जो अब याद रखिएगा, एसोसिएशन और कोरिलेशन को हम लोग दो मैयर से जो मैयर करते हैं, दो जो हैं वो पॉइंट वेरिएबल से मैयर करते हैं। किसे काई स्क्वायर से, काई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से शो करते हैं, कोरिलेशन आर से। काई स्क्वायर क्या है? यूज्ड विद नॉमिनल और ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, ज़्यादा यूज भी यही दो होते हैं। ठीक है, provide a measure of association based and observed actual score and expected statistically estimated frequency। ठीक है, आप पहले क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। द डायरेक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल इज नॉट स्पेसिफाइड। डायरेक्शन का आपको नहीं पता होता कि इन फ्यूचर रिजल्ट क्या आने वाला है, आप तो अभी चेक कर रहे हैं ना, आपको डायरेक्शन का तो नहीं पता। कोरिलेशन क्या होती है? typically used with interval and ratio levels of measurement, a measure of association between the two variables that also indicate direction and strength of the relationship। सबके कोरिलेशन में आपको डायरेक्शन का पता होता है, एक के चेंज होने से दूसरे में चेंज होना है, एक सही होने से दूसरे में चेंज होना है। अगर आपका जो कोरिलेशन है बराबर है जीरो के, ठीक है, या बराबर है वन के, अगर जीरो के बराबर है तो इट मींस नो रिलेशनशिप, अगर वन के बराबर है या नियरेस्ट टू वन है तो हम कहेंगे परफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, अगर माइनस ए प्लस आर वैल्यू अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, माइनस आर वैल्यू एंड इनवर्स रिलेशनशिप। अगर आपका जो आंसर है वो माइनस में आता है, माइनस आ जाता है -0.8, -0.9, तो आप कहेंगे आपका रिलेशनशिप तो है बट कौन सा रिलेशनशिप है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, अगर आपका पॉजिटिव में आंसर आ जाता है 0.09 तो आप कहेंगे पॉजिटिव रिलेशनशिप है। स्टैटिस्टिक्स दैट डिटरमिन डिफरेंस। Statistics used to determine whether group differences exist on a specified value, where differences between
Two related groups, dependent variable, dependent t statistics, two related group, independent t statistics, and more than two groups, ANOVA. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन, अब इसमें क्या डिफरेंस है स्टैटिस्टिक एंड मेथड डिफरेंसेस में, इसमें ये है कि अगर दो ग्रुप्स हैं तो आप डिपेंडेंट टी स्टैटिस्टिक टेस्ट लगाएंगे, अगर दो अनरिलेटेड ग्रुप है उनका आपस में कोई लिंक नहीं है तो इंडिपेंडेंट टी स्टैटिस्टिक लगाएंगे, क्योंकि दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर मोर देन टू ग्रुप्स हैं तो आप अनोवा टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, ये आपने सिर्फ याद रखना है कि मोर देन टू ग्रुप्स होंगे तो अनोवा टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट लगाना किस तरह से है, रिजल्ट को इंटरप्रेट कैसे करना है, अगेन जब सॉफ्टवेयर हम रन करेंगे तो उसमें आपको डिटेल से बताऊंगी। Used to compare two sets of scores provided by one group of individual. Example, protest and post test scores, dependent variable. ठीक है, dependent variable t scores, independent में used to compare two sets of score each provided by a different group of individual. Example, father and mother. Independent of both were one way analysis of variance, used to compare three or more sets of score each provided by different group of individual, father, mother and child. Summary. Statistics are used to analyze quantitative data. The level of measurement must be specified for each variable. Descriptive and inferential statistics are used to build knowledge about the sample and populations. ठीक है, आज तक के लिए इतना ही। ये जो आपको पढ़ाने का पर्पस ये था कि आपने अगर थ्योरी आ जाती है इस चैप्टर को लेके, ये थ्योरी क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप इस काबिल हो कि इसको अटेम्प्ट कर सकें। बाकी जो प्रैक्टिकल है इंशाल्लाह वो हम क्लास में करेंगे। और 16 लेक्चर्स के बाद मैं वेट कर रही हूँ, जैसे ही आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा फिर हम ऑनलाइन इस पर दफा करेंगे, और उसके बाद अगर हमारे पास खाली इजीली हुआ तो फिर हम इसको प्रैक्टिकली क्लास में भी करेंगे। ठीक है, चलिए आज तक के लिए इतना ही, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद जो क्वेश्चन है तो मुझसे